एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण आज आप लोग से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं बीपीएससी, जो आप लोग को पता ही होगा, बीपीएससी बोर्ड एक एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है प्रधान शिक्षक का, हेडमास्टर का। उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाह रहा हूँ। उसकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह की एक स्ट्रेटजी हम लोग के पास होनी चाहिए। मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई है जिसमें समय समय 2-3 दिनों पर मैं एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज करता हूं गूगल फॉर्म के द्वारा, और उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट होकर आसानी से उस टेस्ट को और दे सकते हैं। उसमें आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि कहां तक आपकी प्रिपरेशन सफल हुई है। जब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक एग्जाम लेंगे तो उसके माध्यम से पहले आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस टॉपिक को आपको पहले से एक बार रिकॉल कर लेना है, क्योंकि हम सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं खुद एलिजिबल है और आसानी से हम लोग इस एग्जाम को कर सकते, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हम जितने भी शिक्षक हैं या तो बहुत पहले बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं या डीपीई के एग्जाम ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का इस ट्रेनिंग का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो फैक्ट होता है, उस फैक्ट से हम लोग दूर हैं। तो उस दूर को और एक एग्जाम के बीच की जो कड़ी है, एक जो रास्ता, उस रास्तों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप के माध्यम से मैं आपको 2-3 टॉपिक पहले से बता देता हूं। उस टॉपिक को आप रिवाइज कर ले और उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे, उससे संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है और उसमें बहुत घर बैठे आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा और लेना किस तरह से वो सारा चीज आपको बता दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न और जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, वो दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का फोन आता है कि सर किस तरह का एग्जाम होगा, किस तरह से क्या करना है हमें। तो हम सभी लोग पहले अपने आप को ये समझे, हम लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, हम लोग काफी ज्यादा अपने आप में इंटेलेक्चुअल है, तो उन सारे चीजों को लेकर चलना है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, हाई कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। आप सभी लोग हाईली एजुकेटेड हैं, तो इन सारी चीजों को जब तक हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल ही लगेगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक हेल्थी स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। रणनीति का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को समझिए कि जिस एग्जाम को आप फेस करने जा रहे हैं, जिस एग्जाम को आप टेकअप करने जा रहे हैं, वो एग्जाम की पैटर्न क्या होती है। बीपीएससी, जो कि हालांकि जितने भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुआ है, पहले 4 ऑप्शन देता था, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन नए पैटर्न जो अभी हाल फिलहाल में आप देखते होंगे, रिसेंटली जितने भी एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट की है, उसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो 5 ऑप्शन को कैसे हम लोग डील करेंगे, 5 ऑप्शन के साथ कैसे खेलेंगे और आसानी से जो सही ऑप्शन है उसको टिक आउट करके आना है और अपना जितना हो सके अपने खाते में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आना है। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे देखिए 5 ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं कि पहले कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन पे संबंधित आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। मान लीजिए कि अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, सिंपली मैं समझाने के लिए एज एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कि निम्न में से बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन है, यानी कौन कौन है रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन कौन रहे हैं, कौन कौन रहे हैं। मैं सिंपली शॉर्ट में लिख देता हूं, रहे हैं। ऑप्शन ए में मान लीजिए आपको दे दिया जाता है नरेंद्र मोदी। मैं सिर्फ एज फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, बहुत नॉर्मल, जिससे हम लोग हर कोई आसानी से समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी। 2 में अगर दे दिया जाए अटल बिहारी वाजपेयी, 3 में दे दिया जाए नीतीश कुमार, और ऑप्शन डी में दे दिया जाए राबड़ी देवी, और ई में ऑप्शन, यही 5वां ऑप्शन जो सबसे ज्यादा लोगों को पजल करता है, ये ऑप्शन क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ये तो सिंपल है, अगर तो सिंपल है, अगर सिर्फ इतना दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दिया जाए तो ये सिंपल है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि किसी इनमें से कोई नहीं में यहाँ पर आपको स्लाइड देकर, यानी ऑब्लिक देकर एक और ऑप्शन दे दिया जाता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 जो है यही सबसे डेंजरस ऑप्शन है, और यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है। स्टूडेंट काफी ज्यादा, ये टीचर्स आप, हम सब तो आप स्टूडेंट के रूप में एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन को उन्होंने कंसिस्ट किया है। ऑप्शन ई, लेकिन कंसिस्ट कर रहा है यहाँ पे 2 ऑप्शन को। देखिए एक है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, एक है 2 and 1 मोर देन 1, एक से अधिक भी हो सकता है। तो नन ऑफ
अब यहाँ ऑप्शन ए जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन को उन्होंने कंसिस्ट किया है। पहला ऑप्शन क्या है कि नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। जब आपको लगे कि ए बी सी डी में से चारों कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो आप पांचवा ऑप्शन यानी ई को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, टिक लगा दीजिएगा। और इनकेस देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, या लगे कि नहीं नरेंद्र मोदी जी तो नहीं है और अटल बिहारी जी भी नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी जी है और नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि रहे हैं पूछे, अभी हाई प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं करें, इनमें से कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, तो एक राबड़ी देवी जी भी रहे और नीतीश कुमार जी ऑलरेडी अभी हैं। तो इन दोनों प्रश्न, दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये दो ऑप्शन होगा, इस स्थिति में भी हमको ऑप्शन ई में ही टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ई में दो ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। जब ये चारों नहीं हो तो भी ई होगा, लेकिन अगर लगे कि एक ये भी सही है और ये भी सही है, हमारे पास दो सही ऑप्शन अगर मिल जा रहा है तो हम सी में लगाएंगे तो डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी भी ऑप्शन सही है और राबड़ी देवी का भी ऑप्शन सही है, क्योंकि कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी मुख्यमंत्री रहे और ये भी मुख्यमंत्री रहे। तो आप मान लीजिए किसी टीचर ने इसमें टिक लगा दिया कि नीतीश कुमार जी, तो ऑप्शन डी भी तो ये सही है, लेकिन अगर आप एक, क्योंकि भरना हमको एक है ऑप्शन, उसमें दो ऑप्शन तो भरना नहीं, क्योंकि जो मार्कशीट पे आप एग्जाम दीजिएगा तो एबीसीडी में या ई में से कोई एक ही आपको सर्कल करना है, गोल करना है, तो आप सी करेंगे तो डी भी ऑप्शन होगा। तो दोनों ऑप्शन अगर होगा तो दो ऑप्शन गोल तो करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ए बी सी डी है, तो सी और डी, तो दो ऑप्शन सही होगा, तो इसको भी हम सर्कल कर दे, इसको भी सर्कल कर दे, तो मार्कशीट में तो सर्कल नहीं करेंगे, इसीलिए आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जबकि आपको लग रहा है कि नहीं ये भी सही था, ये भी सही था। इसीलिए अगर लगे कि आपको दोनों ऑप्शन सही है तो इस दोनों में टिक नहीं लगाना है, हमें करना है क्या है, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके इनको सर्कल कर देना, ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो ऑप्शन दिया है, कंसिस्ट कर रहा है दो ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जब लगे कि चारों का चारों ऑप्शन गलत है तो भी आंसर ई देना है, और जब ये लगे कि नहीं ये भी सही है ये भी, मतलब एक से दो ऑप्शन या दो से अधिक ऑप्शन सही हो, तो भी हम आपसे ऑप्शन सी ही लगाएंगे। इसमें लिखा है इनमें से एक से अधिक। मेरी बात को फिर से एक बार क्लियरली समझ लीजिए। जब ये लगे कि किसी प्रश्न का चारों में से कोई ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब हम पांचवा इनमें से कोई पे जाएंगे, मतलब ई ऑप्शन होगा। ये तो सब लोग समझ रहे होंगे। कंफ्यूजन अगर कहीं भी होता है तो यहां हो रहा है। यहां क्या लिखा है, इनमें से एक से अधिक। जब कोई नहीं हो तो भी देना, लेकिन अगर ये लगे कि नहीं इनके दो दो ऑप्शन होंगे, ये भी ऑप्शन हो सकता है सही, ये भी ऑप्शन, जब हमारे पास लगे कि दो तीन ऑप्शन सही है, तब हम इस केस में किस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ई ऑप्शन को टिक लगाएंगे, क्योंकि ई में लिखा है ऑलरेडी इनमें से एक से अधिक होने की स्थिति में आप ई को सिलेक्ट करिए। जब दो तीन ऑप्शन सही लगे तो आप उस ऑप्शन में टिक नहीं लगाइएगा, आप सीधे आ जाइएगा ई नंबर के ऑप्शन पे और ई नंबर के ऑप्शन में टिक लगाइए, क्योंकि ई कह रहा है कि एक से अधिक जब ऑप्शन सही हो तब आप पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन को टिक करिए। दूसरी स्थिति में जब कोई ऑप्शन सही नहीं हो एबीसीडी में, तो भी आप पांचवा ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो ये सब छोटी छोटी बातें इनको समझिएगा, और ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग जरूर ज्वाइन करिए उसको, और उसके माध्यम से हम लोग की तैयारी अच्छी होगी। आगे क्या है कि इसमें एक जो सबसे ज्यादा डीएलएड, देखिए एग्जाम का जो आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में आपको कुछ दो भागों में सिलेबस को बांटा गया। प्रधान शिक्षक की बात मैं करूं तो 75% मार्क्स का और 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का आपका डीएलएड पेपर से पूछा जाएगा, जिसमें कुल 8 इकाई है। पहली इकाई से लेकर 8 इकाई तक आपको डीएलएड जो हम लोग का है, उस डीएलएड पेपर से आपको देख सकते हैं। अब ये डीएलएड करने का मतलब ये नहीं कि बीएड जो लोग किए हैं, जो लोग डीपी किए हैं, उन लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए जहां तक सेंटर होता है डीएलएड, यानी कोई भी जो एजुकेशन है, एजुकेशन इन डिप्लोमा है या जो भी बैचलर इन एजुकेशन है, जो भी चीज मैंने देखा है, उन सारी चीजों का एक ही धुरी होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। आप उसको अच्छा से अध्ययन कर लीजिए, उनके जो मनोवैज्ञानिक कुछ जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छा से देख लीजिए। जो एक स्टेज होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, एक स्टेज को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे ढंग से अपने दिमाग में रख लेते हैं और उसको बार रिकॉल करना चाहिए। धीरे धीरे मैं बीच में आता रहूंगा, सारी चीजों को जितना मेरा जितना लेवल बेस्ड होगा, विल ट्राई माय लेवल बेस्ड, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना जरूर करूंगा। हालांकि आप सभी लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा सारी चीजों को रखते हैं, फिर भी मेरा
आपके साथी होने के नाते, भाई होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितना अगर हो सके मेरे से कुछ जानकारी, कितने लोगों को भी फायदा हो। मैं ये नहीं कर रहा कि सभी लोग फायदा उठाएंगे, जितने लोग भी फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले एक जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको पहले हम लोग समझ लें कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। इनसे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूल रूप से बाल विकास, बच्चे का विकास, बाल चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हम लोग अब वृद्धावस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसकी, बाल विकास, मतलब एक बच्चे का विकास। तो बच्चे की उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो संवैधानिक कानून के तहत अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें 18 वर्ष तक की आयु को ही बच्चा माना गया। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट अगर पढ़ेंगे तो हम लोग जितने भी प्रश्न होगा वो 18 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित ज्यादा होगा। हालांकि मानव की अवस्था तो प्रौढ़ अवस्था 65-70 जो भी हो, एक एवरेज आप देख लीजिए, वहां तक चलेगी। लेकिन अगर हम बाल विकास की बात करेंगे तो एक संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए, तो बच्चे का निर्धारित मतलब आयु कितना निर्धारित किए गए, 18 वर्ष। तो एक वयस्क बच्चा इसके बाद एडल्ट अवस्था में चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग 18 वर्ष तक के बच्चे की बात करेंगे। तो स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट कितने अवस्था में होता है, तो मैंने यहाँ पर देख कि 4 अवस्थाओं में मैंने इसको बांटने का कार्य किया है। पहला अवस्था जो पूर्व प्रसव काल, जो प्रीनेटल स्टेज होता है, प्री मींस पहले, इसे पूर्व प्रसव काल इसे कहा गया है, मतलब बच्चे के जन्म से पहले और पूर्ण अवस्था में जाने से लेकर जन्म से पहले। टोटली समझ लीजिए, एक तरफ से जो कॉन्सेप्शन होता है, मदर कॉन्सेप्शन, माँ के जो गर्भ का, बच्चे का जो उसमें बना मतलब रहना होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं भ्रूण अवस्था में, उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि 280 दिनों का होता है, 280 डेज, आई मीन 9 मंथ्स में 9 महीने का एक बच्चे का सामान्य जीवन, जो भ्रूण अवस्था का एक जीवन होता है, जिसे हम लोग बाल क्या कह सकते हैं, उसको पूर्व प्रसव काल कह सकते हैं। तो जो कि माता के गर्भ के अंदर होता है। तो ये अवस्था से ही बच्चे सीखना शुरू करते हैं। हालांकि अगर किताबी भाषा में जाएंगे तो यहाँ से बच्चे को हम लोग शुरू करते हैं शैशव काल से लेकर किशोर अवस्था। लेकिन अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का एक तर्क है कि बच्चे, जैसे कि आप महाभारत की बात करते हैं तो अभिमन्यु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो कैसे मतलब सीखना शुरू कर दिया, तो गर्भ से ही सीखना शुरू कर दिया। तो माना भी जाता है कि बच्चे आज जो भी कुछ सीख रहे हैं वो सीखना शुरू कर देता है गर्भ से ही। तो इसलिए हम लोगों ने इसको रखा है कि प्रीनेटल स्टेज जो है 9 महीने का गर्भाधान, यहां से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। लेकिन शैशव काल और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इस तीनों काल को एक प्रमाणिक तत्व के रूप में माना जाता है, प्रमाणिक थ्योरी के रूप में देखा जाता है। तो पहले हम लोग इंटेंसिव स्टेज को देखते हैं, जो कि शैशव काल है। ये शुरुआत होता है जन्म से लेकर 5-6 वर्षों तक। जब यहाँ पे 0 वर्ष नहीं लिखिएगा, बहुत सारे लोग 0 ऐसे किताबी भाषा में जाइएगा तो 0 लिखा होता है, लेकिन 0 कोई भाषा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग जब भी जाएंगे जन्म से लेकर 5 या 6 वर्षों के बीच की बात करेंगे, उस अंतराल की बात करेंगे। इस अवस्था में बच्चे टोटली माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, उसके पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। जो भी एक्टिविटी बच्चों के द्वारा किया जाएगा वो किससे अनुकरण होगा, इमिटेट किया जाएगा, जो कॉपी होगा वो, या उनका बच्चे का जो भी पालन पोषण होगा, बच्चे का रख रखाव होगा, वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप निर्धारित करेंगे कि बच्चा क्या खाएगा, बच्चा क्या पहनेगा, ये सिर्फ माँ बाप निर्धारित करेंगे। तो समझ लीजिए कि माता पिता पर पूर्ण निर्भर होता है बच्चा। जो माँ बाप या उनके समाज या समुदाय के लोग या परिवार के लोग डिसाइड करेंगे उस बच्चे के लिए, वही बच्चा अपने आप में सीखना शुरू कर देगा। और क्यूरियोसिटी उसके अंदर ज्यादा होता है। जब इस अवस्था में धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, ये सब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सभी इस अवस्था से गुजरे हैं। हालांकि इस अवस्था में हम लोग के पास उतना बौद्धिक स्तर हम लोग का मौजूद नहीं था, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग कई सारे बच्चों को देखें तो आसानी से समझ सकते हैं। हर घर में बच्चा कहीं ना कहीं आप उसको देखकर समझ सकते हैं, और सिर्फ एक किताबी भाषा में उसको लाना है, बाकी सारा चीज ये बहुत आसान चीज होता है। सभी लोग इस चीज से रूबरू है, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बस किताबी भाषाओं में उसको रखने की जरूरत है। तो माता पिता पर पूर्ण निर्भर होता है और ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा। बच्चा छोटे छोटे चीजों पे ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे, आपसे भी पूछा जाता होगा, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ट्रेन कैसे चलता है, पंखा हवा कैसे देता है। तो एक जो बच्चे का जो थिंकिंग होता है वो काफी ज्यादा ओवर होता है, और बच्चे
ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, छोटी छोटी चीजों को उत्सुकता के साथ जानने की कोशिश करते हैं, गवेश या क्यूरियोसिटी उनके अंदर ज्यादा होता है। दूसरी बात, ये टोटली टॉय एज होता है। टॉय एज इसलिए कहा गया खिलौने की आयु। इस उम्र में बच्चे पूरे दुनिया से अलग होकर, विमुख होकर सिर्फ और सिर्फ खिलौने के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो बच्चे दुनिया की सारे सुख दुख भूख प्यास तकलीफ सब कुछ को भुला सकता है जब उनका मनपसंद खिलौना उनके साथ होता है, चाहे वो मिट्टी का बना हो या किसी कपड़े का बना हो या फिर कुछ भी हो। इसीलिए देखा जाए तो संवैधानिक स्तर पर सरकार ने या कहे तो कानून जो हमारे देश की व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था ने भी यह उपलब्ध कराया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में, जो कि पूरे टोटली केंद्र सरकार उससे राज्य सरकार उन्हें पोषित करती है, तो 0 से 6 जो कि आंगनबाड़ी का मतलब क्या हुआ, आंगन से लेकर बाड़ी जो हम लोग के पीछे नहीं होता है, वहां तक ही बच्चे रहेंगे। और उस बच्चे को एक शब्द दे दिया गया है, टेक्नोलॉजी एक तरह का, कि उस बच्चे को उसमें पढ़ना लिखाना है, बच्चे का पालन पोषण करना है। तो ये बच्चे खिलौने की आयु वाले बच्चे होते हैं, जिसे अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे होते उन्हें राज्य सरकार के द्वारा पोषित किया जाए। इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं होगा, ये राज्य सरकार मस्त इसको करेंगे। और दूसरी बात, हम लोग का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी दिया गया है कि हर एक माता पिता और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति, इवन शिक्षकों का भी ये जिम्मेदारी होता है कि ऐसे बच्चों को निश्चित ही आंगनबाड़ी भेजा जाए और उसको वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उनको उसके तरफ लेकर रुझान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। यहाँ जो बच्चे, क्योंकि इस बच्चे में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो अनुकरण, नकल, इमिटेशन की शक्ति होती है। ये बच्चे बहुत ज्यादा इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। ये जो घर में देखेगा, जो माँ बाप को देखेगा, या अपने दादा दादी या जो भी बच्चे हैं, उनके भाई बहन या अगल बगल आस पड़ोस या शिक्षक या जो भी उनके समुदाय है, उनमें जितना भी चीजों को देखेगा वो नकल करना शुरू कर देगा, उसी को ऐसा कॉपी करना शुरू कर देगा। आप अक्सर देखते होंगे इस काल में बच्चे को जो आप बोलिएगा वो बच्चा, जैसे आप रहिएगा वो बच्चा उसी तरह से रहना शुरू करेगा, जैसे आप खाना खाइएगा उस अंदाज में वो भी शुरू कर देगा। तो ये सब चीज बहुत सिंपल है, चीजों को सिर्फ समझ लीजिए, बाकी सारा चीज आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे। तो अनुकरण या नकल। दूसरी क्या है कि अतार्किक चिंता, कोई लॉजिक नहीं होता बच्चों के पास, मतलब वो चिंता करते हैं, सोचते हैं। बच्चा अक्सर देखिएगा गुमसुम हो जाएगा बच्चा 5 साल 6 साल, जब वो रूठ जाएगा किसी चीज के लिए, उसके पास कोई चिंता करने का कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं। क्यों ऐसा चिंता कर, जैसे आप चिंता करेंगे कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो आप चिंता करेंगे तो उसके पीछे एक लॉजिक देंगे कि ऐसा हुआ होगा या इसलिए ऐसा होगा, आगे से हमको इस तरह से प्रिकॉशन करना या इस तरह से करना। लेकिन इनके पास कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई बात करने की तर्क नहीं होगा। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था ये होता है, ज्यादातर बच्चे इसमें शैशव काल में करते हैं। प्रेम की भावना, सेल्फ लव फीलिंग्स, बच्चे के अंदर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लव जाएगा होता है, बच्चे खुद से ज्यादा प्रेम करना शुरू करेंगे। इसलिए आप देखेंगे जिस चीज को बच्चों ने पसंद कर लिया वो चीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं देंगे तो बच्चा रोना शुरू करेगा, नीचे गिर जाएगा, किसी सामान को वो फेंक सकता है, आपको भी मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी चिल्ला सकता है, रो सकता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं हम लोग एक तरह से सेल्फ लव, वो अपने खुशी को देखता है, ज्यादा अपने से ज्यादा प्रेम करता है। वो शरीर में अपने को कष्ट नहीं लेगा, लेकिन आपको वो मार सकता है, आपको फेंक सकता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। फिर भी वो अपनी भावनाओं को ज्यादा पहल करता है कि हमारी भावना या हमारी जो भी चीज है उसको पहले पूर्ति किया जाए। तो इस अवस्था में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। दूसरी अवस्था जो बाल्य अवस्था है, चाइल्डहुड स्टेज को 6 से 12 वर्षों के बीच रखा गया है। तो 6 से 12 वर्ष का जो बाल्यकाल है, इसको 2 रूप में बांट दिया जाएगा, 2 भागों में, एक पूर्व बाल्यकाल और एक उत्तर बाल्यकाल। देखिएगा बहुत जगह आपको ये पूर्व बाल्यकाल को इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ये चीज अलग है। और यहाँ देख लीजिए 6 से 12 में जो पूर्व बाल्यकाल और एक उत्तर बाल्यकाल होता है। पूर्व का मतलब पहले, बाल्यकाल के पहले, तो जाहिर सी बात इससे रिलेटेड है। तो इसमें 6 से 9 वर्षों के बीच रखा गया है, और उत्तर बाल्यकाल को 10 से 12, 2 साल का। आप देखिएगा यहाँ पर 6 से 9 3 साल का, यहाँ पे लगभग 10 11 12 2-3 साल का यहाँ भी रखा गया है। इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, इसमें बच्चे तार्किक रूप से सोचते हैं। इस पूरे अवस्था की बात है,
हैं, मतलब बाल्यकाल की बात नहीं है, इसको 2 भाग में बांटे हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको मैं बात कर रहा हूँ कि तार्किक चिंता बच्चे इस अवस्था में, जैसे चाइल्डहुड स्टेज में जाता है बच्चा ज्यादा लॉजिकल चीजों को सोचना अब शुरू कर, तो बहुत सारी चीजों को समझना शुरू कर देगा। ये छोटे छोटे चीजों को, लड़ाई झगड़ा भी अगर आप अगल अगल आस पड़ोस में देखते हैं तो उनको भी वो सोचना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा। अगर आप किसी एक्टिविटी में संलिप्त है तो बच्चा वो चीज को समझ रहा है और लॉजिक की तरफ से वो समझ रहा है कि ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि इसने ऐसा किया। तो ये आपके अंदर उनके पास एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ चुका होता है। इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल एज कहा जाता है। मतलब प्राइमरी स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो इस बाल्यकाल को कहा जाता है। यहाँ से बच्चे अपने स्कूल स्तर पे जाना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह से 0 से 6 वर्ष को राज्य सरकार को घोषित करने के लिए संविधान ने आर्टिकल 45 के तहत एक कानून बनाया है जो कि राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। हालांकि ऐसे सारे राज्य इसको लेके चलते हैं। ठीक उसी तरह से अब क्या होता है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए आप लोग जानते हैं कि आरटी राइट टू एजुकेशन, आरटी राइट टू एजुकेशन जो कि हम लोग का 2009 में ऐसे आता है, लेकिन लागू पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2010 से होता है। तो 1 अप्रैल 2010 से जो आरटी राइट टू एजुकेशन पूरे भारतवर्ष की बात करता है, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्रशासित राज्य, सारे राज्य केंद्रशासित राज्यों में यह पूर्ण रूप में लागू हो चुका है। आरटी राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, जो हम लोग को सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष। और आप सभी लोग शिक्षक हैं तो जानते भी होंगे 6 वर्ष में बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन होता है और 8 वर्ष तक होते 14 वर्ष होते थे वो 8वीं क्लास तक चला जाता है। तो ये राइट टू एजुकेशन में 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, नो फी उसका लिया जाता है और कोई उसको कंपल्सरी एजुकेशन है, मतलब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होता है। ये उनको गवर्नमेंट और उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, संविधान जो हमारी, वो अधिकार देता है कि उस बच्चे पढ़ेंगे। और माता पिता का और तमाम लोगों का ये जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चे को पढ़ाना भेजा। अगर आप नहीं भेजते हैं, बच्चों के द्वारा काम करवाते हैं या खेत में या दुकानों पे या किसी अन्य तरह की मजदूरी करवाते हैं, तो कानूनी रूप से आप पे कार्रवाई की जा सकती है। और ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिए। 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के बीच में रखा गया है, जो कि कहीं न कहीं बाल्यकाल मतलब पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल के बीच का एक जो एज होता है, उस एज में बच्चे को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का कोशिश किया जाता है। तो स्कूली शिक्षा में, जिसे हम लोग सब शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी चलाया गया था और से आज समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है, SSV। तो यहाँ भी आप लोगों ने देखा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हर हाल में पढ़ाना जरूरी है और बच्चे को पढ़ाई से हम लोग जोड़ने का काम करते हैं फ्री, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। फिर 9वीं क्लास में अगर आप जाते होंगे तो 9वीं क्लास में देखते होंगे कि आपको एडमिशन करने में फी लगता होगा, या किताब अगर आपका टेक्स्ट बुक है वो आपको बाहर से मिलता होगा, उनके लिए भी आपको पैसा देना होगा। लेकिन यहाँ तक में बच्चे को बुक भी मिलेगा, वो निःशुल्क होगा, सारा तमाम फैसिलिटीज दिया जाता है। दूसरी बात क्या है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें 12वीं तक जोड़ने की बात चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर अभी पहल नहीं हुआ है और न ही वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो अभी तक हम लोग 6 से 14 वर्ष तक ही लेके चलेंगे, राइट टू एजुकेशन के तहत आता है। दूसरी बात गंदी अवस्था, इस अवस्था को गंदी अवस्था कहते हैं। बच्चे इसमें खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, बच्चे उन सारी हरकतों को भी अपनाना शुरू कर देते हैं जो हरकत अच्छा नहीं माना जाता उस मानव जीवन के लिए या उनके भविष्य के लिए। तमाम एक्टिविटीज को वो एक्सेप्ट करता है और उनको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करते करते उन सारी चीजों को अपने अंदर लाना भी शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अवस्था को, जो कि कई बार पूछा भी गया है, स्फूर्ति की अवस्था मतलब स्मार्ट एज, ये 6 से 12 वर्ष के बच्चे को स्मार्ट एज कहा गया है। क्योंकि बच्चे का आकार कुछ भी हो, बच्चे की बनावट कुछ भी हो, बच्चे का रंग रूप जो है वो कुछ भी हो, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, स्फूर्ति होंगे दोनों रूप से। स्मार्ट का मतलब फिजिकली भी वो स्मार्ट, दिखने में सुंदर होगा, दूसरी मेंटली भी वो बिल्कुल स्मार्ट होगा। मतलब मानसिक तौर पे भी बच्चे काफी ज्यादा सशक्त हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी वो काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। तो आप देखेंगे इस उम्र में बच्चे काफी ज्यादा दिखने में भी सुंदर होगा और मानसिक रूप से वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा, नई नई चीजों के प्रति उनकी रुझान बढ़ेगी और किसी भी काम में वो अपनी भूमिका जो होगी, जो रोल होगी, वो काफी ज्यादा गति और काफी ज्यादा एक्टिव होकर एक्टिव मोड में काम करना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है कि संग्रहण स्टोरेज की प्रवृत्ति, बच्चों के अंदर एक स्टोरेज की नेचर आ जाता है।
बच्चे तमाम जो भी आवश्यक वस्तु है, जैसे कि टीएल है, जो भी चीज है, उनको बच्चे देखिएगा स्टोरेज करना शुरू कर देगा, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इस उम्र में बच्चों में ज्यादा प्रवृत्ति आ जाता है। आप आसपास में देखते होंगे, जैसे कांचा शीशा गोली खेलता है बच्चे, तो उस बच्चे क्या करेंगे, चुरा छुपा कर उसको रखना शुरू कर देंगे। बहुत सारे बच्चे कुछ ताश, जैसे सलाई जो हम लोग दिया सलाई चलाते हैं, माचिस, उसके पत्ते को फाड़ कर रखना शुरू कर देते हैं, पत्थर ईटा, ये तमाम जो भी चीज जो बच्चे के अंदर नेचर के अंदर, उसके अंदर एक गुण आ जाता है स्टोरेज की फीलिंग्स। अगर उस छोटे से बच्चे को अगर आप कभी पैसा भी अगर देंगे, हालांकि आज तो रखना मुश्किल है बच्चों के द्वारा, लेकिन पहले के जमाना में जैसे हम लोग भी थे तो पैसे को रख कर अच्छा खासा पैसा बनाते, उस समय के अमीर हो जाते थे। तो ये स्टोरेज की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है, चाहे वो पैसा बचाए ना बचाए, लेकिन अन्य चीज जो भी उनको मिलता है उन सारी चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। सबसे खूबसूरत अगर देखा जाए इस अवस्था की पहचान, तो वो है टोली यानी गैंग, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। ये ग्रुप टोली में बच्चा रहना शुरू कर देता है। बच्चे का सबसे ज्यादा दोस्त यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये दोस्त किसी काम के नहीं होंगे, सिर्फ खेलने के लिए। ये बच्चे अपने जीवन को पूर्ण रूपेण जीना चाहता है, खूबसूरत तरीके से जीना चाहता है, और इस जीवन में जितने बच्चे आनंद प्राप्त करते हैं, पूरे जीवन उन्हें इतना आनंद कभी नहीं मिल सकता। आप हम सभी इस अवस्था से गुजरे होंगे। अगर कुछ पीछे याद होगा तो यही अवस्था में बिताए हुए एक एक पल याद होगा। जो स्कूली लाइफ है हम लोग का, स्कूली लाइफ जो होता है वो बहुत ज्यादा यादगार होता है, मेमोरेबल होता है। उन सारी चीजों से जुड़कर ही आदमी अपने वृद्धावस्था तक, अपने अंतिम अवस्था को पूरा करता है। ये जीवन का एक एक चीज जो है, एक एक मेमोरी जो है, वो हमारे मानस पटल पे छप जाता है। और कभी कभी अगर हम लोग बैठते हैं तो इन्हीं सब चीजों को याद करते हैं। बचपन का दिन सबसे अच्छा दिन होता है, इसलिए जीवन का इसे अनोखा काल है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया है। उन लोगों ने ये कहा है कि जीवन का कोई अगर सबसे बेहतर अनोखा काल है तो वो आपका बाल्यकाल है। इस अवस्था में बच्चे एक अलग अंदाज से जीते हैं, एक नई ऊर्जा उनके अंदर संचार होता है, और जितने मजे के साथ उस जीवन को जी लेते हैं, पूरे जीवन में कभी उसको इतना मजा नहीं आता। तो जीवन का अनोखा काल है, और इसमें ज्ञान अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चे टोली बनाकर रहना शुरू करते हैं, समूह में रहना शुरू करते हैं, और बच्चे ज्यादा दोस्त बनाकर रहते हैं, और खेलना कूदना इनका एक नेचर होता है। खेल प्रवृत्ति के बच्चे ज्यादा होते हैं, मतलब मनोरंजन ढूंढना इनका एक मूल मकसद हो जाता है। खोजी दृष्टिकोण, हालांकि कुछ बच्चे में ये देखा जाता है इस अवस्था जाते जाते जो बच्चे साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, एक खोजी दृष्टिकोण उसके अंदर आ जाता है, मतलब वो नई नई चीजों को इन्वेंट करना शुरू कर देता है। अभी इन्वेंशन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मोबाइल ही बना दे या एक लैपटॉप ही बना दे, मतलब एक नई चीज का आविष्कार कर दे। कहने का मतलब छोटे छोटे चीजों जो कि है या नहीं भी है, उन सारे चीजों पे वो अपना जो होता है वो दिमाग लगाना शुरू कर देगा, एक खोजी दृष्टिकोण बनाना शुरू कर देता है बच्चा, कि किसी भी चीज के पीछे वो सर्च करना शुरू कर देता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, या इसमें ये हुआ तो इसका पीछे क्या तर्क होगा। कोई कॉन्सेप्ट उसके अंदर दे दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, किसी स्टोरी के बारे में। जैसे आपने बता दिया बच्चे को कोई कहानी, तो उस कहानी के पीछे आप छोड़ दीजिए बना के। लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो वो बच्चा हर रास्ते ये सोचता जाएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता चला जाएगा, और एक नई दृष्टिकोण उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। घूमने की प्रवृत्ति, ये बच्चे बहुत ज्यादा घूमना चाहते हैं। इस उम्र के बच्चे को अगर दे दिए तो ग्रुप बनाकर मार्केट घूमना, मेला जो होता है हम लोग के अगल बगल में आस पड़ोस में लगता है, उसमें देखिए आप नहीं भी परमिट दीजिए, बच्चा अपना साथी के साथ गायब है, घूमना शुरू कर दिया। मार भी ज्यादा खा रहा है, इस उम्र में बच्चे काफी ज्यादा मार भी खाते हैं अपने माँ के द्वारा। लास्टली अगर हम लोग देखें तो एक एडल्ट स्टेज, एक किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष में निर्धारित की गई है, इस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को गोल्डन एज कहा गया है, और यहाँ का जीवन काल जो है वो अनोखा काल है, 6 से 12 वर्ष। इसमें बहुत मजे लेके जीना है, और यहाँ बच्चे एक ख्वाबों की दुनिया में जीना शुरू कर देता है। 12 से 18 के अंदर उसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, बच्चे ये सोचना, क्योंकि ये टीनेज है, और इस टीनेज में बच्चे को ये दिमाग में आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ सिर्फ मैं ही अच्छा सोच रहा हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ,
अच्छे बुरे का ज्ञान मुझे हो चुका है। क्योंकि देखिए, सामाजिक रूप से बच्चे अब ज्यादा जुड़ाव रखते नहीं है और उनके अंदर किताबी ज्ञान ज्यादा हावी हो चुका है और बच्चे छोटे छोटे समूह में रहना शुरू कर दिए। समाज से, परिवार से, समुदाय से बच्चों ने दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी उसके जो चीज आर्टिकल जितने भी है उनसे जुड़ाव रखना शुरू करता है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बेहतर है, मैं अपने लाइफ के लिए सबसे बेहतर डिसीजन ले रहा हूँ। और इस अवस्था में 18 वर्ष तक बच्चे में देखिएगा आप कि वो सारा चीज करना शुरू कर सकता है जो बच्चे समाज, परिवार और समुदाय के द्वारा जिसे पाबंद किया जाता है, और बच्चे उन सारी चीजों से भी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस अवस्था को खतरनाक अवस्था कहा जाता है। ये अवस्था बहुत ही खतरनाक अवस्था होता है बच्चों के लिए और इस उम्र में बच्चों को मित्र बनाने की प्रवृत्ति आ जाता है। कई सारे दोस्त बनाने, देखिए यहाँ क्या था, बच्चे टोली में रहेंगे, मतलब 2-4 जो उनके आसपास के हैं, जो उनके साथ हैं, अगल बगल के आसपास के, उनमें रहना शुरू कर दें। कहीं भी जाएंगे तो बच्चे 2-3-4 की संख्या में जाएंगे। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी मित्र की बात है, लेकिन यहाँ टोली की बात है। बच्चे अकेला नहीं जाएंगे यहाँ पे जब भी जाएंगे कहीं घूमने तो 3-4 की संख्या में जाएंगे, 4-5 की संख्या में जाएंगे, या उससे कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ मित्र बनाने की प्रवृत्ति आ रही है, फ्रेंडशिप भी जो उसके अंदर है ना वो ज्यादा डेवलप करता है। अब इसमें बच्चे क्या होते हैं, नए नए दोस्तों को बनाना शुरू करते हैं, नए लोगों से बात करना शुरू करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें प्रजनन अंगों में परिवर्तन हो जाता है। जो भी मानव शरीर में जो भी जितने भी अंग है उसमें जो हमारा प्रजनन अंग है उसमें कई तरह के चेंजिंग होना चाहिए, फिजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन जैसे ही होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर पूछा जाए शारीरिक परिवर्तन किस अवस्था में ज्यादातर होता है तो 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था में। तो इसमें जैसे शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा लड़के लड़के दोनों में, तो उस तरह से विपरीत लिंगी आकर्षण की भावना भी डेवलप करना जायज है। तो एक विपरीत लिंगी का मतलब हुआ लड़कों को लड़कियों के प्रति और एक लड़कियां जो होती है लड़कों के प्रति एक जो आकर्षण का, अट्रैक्शन का जो फीलिंग्स है वो शुरू हो जाता है। साथ ही साथ लंबाई, भार और मांसपेशियों में तेज वृद्धि होना शुरू होता है। आप अक्सर देखते होंगे इस अवस्था में भार और मांसपेशियों में तेज वृद्धि होना शुरू होता है, शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिक का ऐसा मत है कि इस अवस्था में जाते जाते लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में तेज गति से वृद्धि होता है, परिवर्तन होता है और सामाजिक रूप से इस सारे चीजों को समझते हैं। तो ये एक क्या था, अवस्था था, बाल अवस्था, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है उनके मैंने एक ओवरव्यू दिया। मैंने आप लोगों को बताया नहीं पूरे, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से हम सारी चीजों को समझ। इस तरह से आसान भाषाओं में मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो निश्चित ही आप इसे कर दें और जो कोई साथी हो उन्हें शेयर भी कर दे। दूसरी बात कि मैं समय समय पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीजों को मैं लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा मैं उसे आप लोगों के बीच रखूं। दूसरी बात, ऑनलाइन जो टेस्ट है उस टेस्ट में आप लोग जरूर जुड़े, उस टेस्ट को देते रहे। समय समय पर मेरे द्वारा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें आप जरूर भाग लें, क्योंकि अपनी तैयारी को और गति देना है, एग्जाम में सफलता की ओर जाना है। तो निश्चित ही आपको ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना होगा, क्योंकि एक प्रेशर बनता है आपको कि जो मैं टॉपिक देता हूं 2 या 3 टॉपिक को पढ़ के जाना है। तो पहले से आप उसको पढ़ते हैं तो आप जो कोई कार्य में व्यस्त है या किसी भी तरह से अन्य कार्य में संलिप्त है, घरेलू कार्यों में, तो होता है क्या कि हम लोग पढ़ाई की ओर नहीं जा पाते हैं। तो अगर 2-3 टॉपिक आपको पहले से दे दिया जाता है कि 2 दिन के बाद टेस्ट होगा, इन दोनों टॉपिक को, तो आपके पास पता होता है कि हमको ये 2 ही टॉपिक तो पढ़ना है, नहीं तो आप टालने की प्रवृत्ति हम लोगों में होती है। इधर जितना अवस्था पड़े वो सही है, लेकिन हम लोग में एक सबसे बड़ी अवस्था ये है कि हम लोग में टालने की प्रवृत्ति होती है। आज छोड़ देते कल से शुरू करते, परसों से शुरू करते। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, उसी को मैं दूर करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो सबसे पहले मैं टॉपिक इसलिए दे देता हूँ कि आप 2-3 टॉपिक पहले से उसको पढ़िए, सिर्फ उतना ही को पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, तो आप अपने आप को जांच सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य, पढ़ाई का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उन सारी चीजों को याद रखना और एग्जाम हॉल तक लेके जाना। अगर आप एग्जाम हॉल तक लेकर नहीं जा पाए तो हमारा आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि हम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हमारी प्रतिभा का आकलन सिर्फ और सिर्फ वो 150 प्रश्न ही करेगा। तो उम्मीद है सारी चीजों को आप लोग समझते हैं।
हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।